बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 19.8 टॉपिक पढ़ने लगे हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को बाज़ औक़ात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक फिजिसिस्ट या आप साइंटिस्ट कह लें, साइंटिस्ट था वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने ये आइडिया या ये प्रिंसिपल जो है वो बताया था। अब अनसर्टेनिटी वर्ड सुनकर आपको पता चल रहा है कि ये कोई प्रिंसिपल होगा जो कि अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होगा। किसी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी को यू कैन से समहाउ इनएक्यूरेसी, यानी कि अगर आप कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें आपको श्योरिटी नहीं है, उसमें आपको डाउट है कि ये हो सकती है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें अनसर्टेनिटी को। तो अनसर्टेनिटी क्लियरली हमने फिजिक्स पार्ट 1 की चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, तो मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये किस चीज़ में अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जो हाइजेनबर्ग था उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उसने कहा कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप उसकी पोजीशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप पोजीशन फाइंड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ये जो रिलेशन है पोजीशन का और मोमेंटम का, कि आप पोजीशन अगर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है। इसको पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि पोजीशन मेजर करते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, यानी कि अगर आप पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो आप मोमेंटम की वैल्यू एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, वो चेंज हो चुका है। इसी तरह कन्वर्स प्रोसेस भी है कि अगर आप मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दौरान पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो मोमेंटम तो आपको एक्यूरेटली मेजर हो जाएगा, लेकिन पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी। तो यही हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही वक्त में एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकते। आप एक क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी में इनएक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एनी मेजरमेंट। तो ये तो पोजीशन और मोमेंटम के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो और भी क्वांटिटीज को रिलेट करता है। इसके एक एग्जांपल हम आगे जाके लेंगे, वो एनर्जी और टाइम के बीच में होती है। ठीक है, तो अभी हम पोजीशन और मोमेंटम वाले केस में ही स्टिक हैं और उसी से हम अपनी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे पोजीशन की है चाहे मोमेंटम की है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये अनसर्टेनिटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये मेजरमेंट के साथ रिलेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होती है। और ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है ये वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से होती है। ठीक है, मैटर और रेडिएशन के अंदर जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी अपेयर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर ना हो सके। जैसे एक मूविंग कार है, आपके पास प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही वक्त में एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी आप कह लें कि डायमेंशंस लार्ज हैं, उनमें तो वेव पार्टिकल डुअलिटी शो होती ही नहीं है। हमने ये प्रूव किया था कि जो लार्ज मास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो हमारे लिए मेजरेबल ही नहीं है।
तो हमें ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट की वेव नेचर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी हमने स्मॉल स्केल में पढ़ी थी, जब आप इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस कर रहे हैं, एटम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब वो डील कर रहे होते हैं, तब आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी का फिनोमेना नजर आता है। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी, चूंकि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से अपेयर होता है, तो ये आपको डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या आप कह लें कि जो लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें आप पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये आपको स्मॉल स्केल पे नजर आएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। This was first proposed by Werner Heisenberg in 1927 and hence is known as Heisenberg uncertainty principle. This fundamental uncertainty is completely negligible for measurement of position and momentum of macroscopic objects, but is a predominant fact of life in the atomic domain. ठीक है, तो ये बात हमने अभी की कि जो लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें अनसर्टेनिटी नजर नहीं आती। For example, a stream of light photons scattering from a flying tennis ball hardly affects its path, but one photon striking an electron drastically alters the electron's motion. Okay, ये जो बात लिखी हुई है, इसी के थ्रू में एक और कॉन्सेप्ट जो है, या आप कह लें कि जो अनसर्टेनिटी की एक्सप्लेनेशन है, वो मैं डिस्क्राइब करती हूँ। एक छोटी सी एनिमेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। ये गौर से देखिएगा कि क्या हो रहा है। ये एक सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और ये जो है ये इसका रिसीवर है। मोमेंटम आपको पता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ये स्क्रीन के ऊपर फॉल किया, तो ये इसकी पोजीशन आ गई। ठीक है, एंड द सेम टाइम, एट द सेम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस वक्त आप इसकी वेलोसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशन डिटरमिन कर ली ना, ये देखें, ये डिस्टेंस यानी कि इसकी पोजीशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो पोजीशन को आप टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम भी आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी निकल आई, और जब वेलोसिटी निकल आई तो जाहिर है आपके पास मोमेंटम निकल आया। ठीक है, ये आप समझ लें कि ऑर्डिनरी वे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसका डिस्टेंस हम ऐसे स्केल से तो नहीं ना मेजर कर सकते। ठीक है, ऐसे स्केल से तो मेजर करना बहुत मुश्किल है उसका डिस्टेंस। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को विद इन एन एटम जब आप देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं ना, तब तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है और स्क्रीन पे स्ट्राइक किया, तो उसका ये डिस्टेंस है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को विद इन एन एटम उसकी पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है वो किसी स्केल से तो नहीं होगी। उसको मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली किसी एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, तो हम कहते हैं कि फोटॉन्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो डिटरमिन होती है। राइट, अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर मैं अपनी अगली बात करूंगी। ये वही चीज की वेलोसिटी फाइंड हो गई, तो मोमेंटम आ गया। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और आने लगा है। अब ये लाइट आ गई है जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना है। ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, फोटोन आया, इसने इसको स्ट्राइक किया इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर में हिट कर रहा था वो थोड़ा सा साइड पर हो गया। तो पोजीशन मेजर करते करते क्या हो गया, आपकी, आप कह लें कि मोशन चेंज हो गई। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब जाहिर है फोटोन और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी शेयरिंग होगी। ठीक है, और मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, व्हेन द फोटोन नेसेसरी टू नो द पोजीशन, फोटोन के बगैर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर नहीं कर सकते। हेट्स द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। और चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो गई। ठीक है,
एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो जो डिस्टेंस था जो उसने ट्रेवल किया था वो भी चेंज हो गया। पहले तो वो स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन जब वो टिल्ट हो गया, उसका पाथ थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, तो वो अब किसी और पोजीशन पे जाके गिरेगा। तो जाहिर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो गेट चेंज्ड। ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, और इसी वजह से क्या हो गया कि आपकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो गई। तो अब इस पोजीशन में जहां पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए थे, वहां पर आपने पोजीशन तो मेजर कर ली उस पॉइंट पर, लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर चलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन और फोटोन स्ट्राइक हुए थे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। ये वाला पॉइंट, जब फोटोन स्ट्राइक हुआ इलेक्ट्रॉन से, तो पोजीशन पता चल गई कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन फौरन ही चूंकि स्पीड भी चेंज हो गई, तो इस वजह से आपकी जो मोमेंटम वाली क्वांटिटी है वो चेंज हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हमने उसी वक्त मेजर कर लिया, पोजीशन हमने उसी वक्त मेजर कर ली, लेकिन मोमेंटम की वैल्यू उस वक्त आपकी खराब हो गई, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये एनिमेशन थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर विजन नहीं दिखाया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ठीक है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि स्मॉल स्केल पर जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें किसी एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी का मतलब है फोटोन की जरूरत होती है। तो फोटोन जब उस पार्टिकल को स्ट्राइक करता है, तो उसकी पोजीशन तो उस पॉइंट पर मेजर हो जाती है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो जब पोजीशन हमने एक्यूरेटली मेजर कर ली तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। बिल्कुल इसी तरह जब आप मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हैं, या स्पीड वेलोसिटी एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हैं, तो आपकी पोजीशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, यही चीज जो है ये आपको इस एग्जांपल के अंदर बताई गई है कि अगर आप एक बॉल है, टेनिस बॉल है, ठीक है, उसको आप थ्रो कर रहे हैं कहीं पे, थ्रो करते हुए किसी भी पॉइंट पर आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं उस टेनिस बॉल पर कि हम उसकी पोजीशन मेजर कर सकें। तो अब बॉल के मुकाबले में फोटोन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप देखेंगे जब आप लाइट फॉल करवाते हैं तो टेनिस बॉल की जो मोशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाथ को ही लेकर चल रही होती है, उसका पाथ बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता लाइट से। लेकिन यही काम जब आप इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जब वो स्ट्राइक करता है फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है या उसकी मोशन जो है टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये वजह है कि आपकी पोजीशन और मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सिंस लाइट हैज आल्सो वेव प्रॉपर्टीज, we would expect to be able to determine the position of the electron only to within one wavelength of the light being used. अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, एक वेवलेंथ है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं पोजीशन फाइंड करने की। एक वेवलेंथ के अंदर देखें, एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पे मैं एरो मूव करवा रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो क्या होगा कि एक वेवलेंथ के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है। ठीक है, तो यही बात जो है वो यहाँ लिखी हुई है कि चूंकि लाइट की वेव प्रॉपर्टी भी है, दोनों नेचर है ना, पार्टिकल भी और वेव भी, चूंकि वेव प्रॉपर्टी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन है ना इलेक्ट्रॉन की, वो वन वेवलेंथ जो होती है, यानी कि उसका जो एक साइकिल होता है लाइट का, उसके अंदर अंदर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, hence in order to observe the position of an electron with less uncertainty, अब देखें एक वेवलेंथ के अंदर वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता रहे।
ठीक है ना। वो उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की, उसके अंदर अंदर चूंकि कहीं भी है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी वेवलेंथ है लाइट की उतनी ही अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी को हम कम करें, तो हमें लाइट की वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही कम अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन के अंदर। ठीक है। All right. Hence, in order to observe the position of an electron with less uncertainty and also for minimizing diffraction effect, we must use light of short wavelength. ये वही बात जो अभी मैंने आपको बताई. But it will alter the motion drastically, making momentum measurement less precise. अब आगे क्या हुआ कि जब हमने वेवलेंथ को छोटा कर दिया, वेवलेंथ छोटा करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी से फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा उतना ही मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एक्यूरेट हम पोजीशन को करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही मोमेंटम इनएक्यूरेट होता जा रहा है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें, ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए। मैं एक दफा दोबारा से रिवाइज करती हूँ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक वेवलेंथ के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा पोजीशन जो है उसकी अनसर्टेन होगी। तो पोजीशन को प्रिसाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ को शॉर्ट करना पड़ेगा। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ही अच्छी आपकी पोजीशन आएगी, या उतनी ही कम आपकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी और पोजीशन ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमने वेवलेंथ शॉर्ट किया तो इसका मतलब है कि एनर्जी हाई कर रहे हैं हम, या फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे हैं या एनर्जी हाई कर रहे हैं, दोनों टर्म्स में आप बात कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की वो उतना ही ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। हमने पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश की तो साथ ही मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है एक्चुअली। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू लोकेट अ माइक्रो पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मेजरमेंट इज, तो ये हमने डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसके बराबर होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। एट मोस्ट द फोटोन ऑफ लाइट कैन ट्रांसफर ऑल इट्स मोमेंटम। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है फोटोन का, एच ओवर लैम्डा, तो यही लिखा हुआ है, to the microparticle whose own momentum will then be uncertain by an amount। अब जब फोटोन जो है वो स्ट्राइक करेगा पार्टिकल के साथ, तो वो अपना सारा का सारा मोमेंटम विच इज एच ओवर लेमडा, सारा का सारा मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, पार्टिकल को। और जब अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा तो जाहिर है उसका अपना मोमेंटम पार्टिकल का चेंज हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या फिर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज एच ओवर लेमडा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन हो गए। अब इस लेमडा की जगह हम डेल्टा एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ठीक है। उन्होंने जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया है। अगर आप चाहें तो एक इक्वेशन को दूसरे में भी पुट कर सकते हैं, रिलेशन यही बनेगा। तो ये जो रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये थोड़ी सी रफ फॉर्म है, इसको जो एक्यूरेट हम लिखते हैं इसकी एक्यूरेट फॉर्म जो है वो एच ओवर टू पाई होती है। यानी कि यहाँ पे एच नहीं आता बल्कि एच ओवर टू पाई होता है। ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल एच लिखा हुआ है, ये एच कट होता है एक्चुअली, एंड एच कट यानी कि इसके ऊपर इस तरह कट सा बना होता है, एक लाइन लगी होती है। एच कट जो है दैट इज इक्वल्स टू एच ओवर टू पाई। ठीक है। ओके।
This equation is the mathematical form of uncertainty principle and states that the product of uncertainty in position of a particle at some instant and the uncertainty in the x component of its momentum at the same instant approximately equals Planck's constant h. There is an other form of uncertainty principle. शुरू में मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम के बीच में नहीं होती बल्कि और भी क्वांटिटीज के बीच में होती है। तो वो अब जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो हम बताने लगे हैं। जो मैंने आपको कहा था कि एनर्जी और टाइम के बीच में होगी, अब वो वाली फॉर्म अब आ रही है, which relates the energy of a particle and the time at which it had the energy. तो क्या होता है कि if the delta E is the uncertainty in our knowledge of the energy of our particle, and if the time interval during which the particle had the energy, delta T, then delta E into delta T, यानी कि product of uncertainty in energy and uncertainty in time is approximately equal to H. H कह लें या H over 2 pi कह लें, ठीक है। तो ये जो है ये आपको समझ लें कि एवरेज अनसर्टेनिटी बताई गई है कि डेल्टा ई ओवर 2 could be the average uncertainty in energy and delta t over 2 could be the average uncertainty in time. Thus, more accurately we determine the energy of a particle, the more uncertain will be of the time during which it has that energy. ठीक है, तो फाइनली अब हमने क्या कंसीक्वेंस निकाला इससे कि अनसर्टेनिटी रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो दूसरी के अंदर इनएक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाती है। दोनों क्वांटिटीज कभी भी एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। एक वक्त में अगर आप एक क्वांटिटी को ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड करें तो दूसरी उतनी ही ज्यादा इनएक्यूरेट या अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है। According to Heisenberg's more careful calculations, he found that at the very best, अब ये फॉर्म है ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की, इसको मोर एक्यूरेट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, ठीक है। यानी कि हमने पहले कहा था अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लेकिन उस अप्रोक्सीमेटली को अब ज्यादा अच्छी फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है कि इट कुड बी आइदर ग्रेटर देन एच और इक्वल टू एच, ठीक है। इसी तरह एनर्जी और टाइम वाला रिलेशन भी आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, वेयर एच इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाई। यहाँ पे थोड़ी सी सिंबल की गड़बड़ है। यहाँ पे ये जो इन्होंने सिर्फ एच लिखा हुआ है, ये सिंबल होता है एच और उसके ऊपर एक छोटा सा कट लगा देते हैं, दिस एच कट इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो ये होती है। हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था इस काम के लिए 1932 में, और आप कह लें कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जहाँ भी आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।